इसके पहले वीडियो में हम लोग ने बाल्यावस्था को कवर किया हुआ था। इस वीडियो में देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था को एडोलेसेंस के नाम से भी जानते हैं। जन्म के उपरांत मानव विकास की जो तीसरी अवस्था है उसे किशोरावस्था कहते हैं। जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जन्म के उपरांत जो पहली अवस्था है वो शैशवावस्था है, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है और तीसरी अवस्था जो है वो किशोरावस्था है। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल होने के कारण किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। ये जो किशोरावस्था है ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था को जोड़ने का काम करता है। इसी वजह से किशोरावस्था जो होता है इसको जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के एल्डोसियर शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बालक अब बाल्यावस्था से आगे थोड़ा सा उसके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है किशोरावस्था में। अब हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे किशोरावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला जो है पहले जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार है वो है स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। किशोर में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो एकदम छलांग मार लेते हैं। मीन शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो बहुत तेजी में होता है। किशोरावस्था तूफान और परेशानी की अवस्था है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तूफान आता है वो इसी अवस्था में आता है और जितनी भी परेशानियां होती हैं डिसीजन सही से ना ले पाने की वजह से भी ये सब किशोरावस्था में ही होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, इसको हरलॉक ने कहा है। अब देखेंगे रॉस के अकॉर्डिंग। रॉस ने किशोरावस्था के बारे में कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। फिर नेक्स्ट है वीएन झा के अनुसार, उन्होंने कहा है कि अगर बुद्धि की बात की जाए तो इसका ज़्यादा विकास किशोरा में होता है। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार, इन्होंने कहा है कि किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। यहाँ पर जो बालक होता है, हम बालक नहीं कहेंगे, यहाँ पर 12 वर्ष से अधिक हो जाता है तो किशोर उसको बोलते हैं। और किशोर जो होता है वो निर्णय सही से नहीं ले पाता है कि क्या उसके लिए सही चीज़ें हैं, क्या उसके लिए सही दिशा निर्देश हैं और क्या उसके लिए गलत हैं। और इसी की वजह से उसके जीवन में तूफान आता रहता है इस अवस्था में। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार, आज का किशोर भविष्य के लिए आशा प्रस्तुत करता है। इन्होंने कहा है कि आज का जो किशोर है उसी से डिसाइड होगा कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। नेक्स्ट वैलेंटाइन के अनुसार है, उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अपराध होता है वो इसी अवस्था में होता है। किशोर जो होता है वो सही निर्णय नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से वो अपराध प्रवृत्ति उसमें भावना विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है कार्ल सनिक के अनुसार, उन्होंने कहा है कि किशोर प्रौढ़ों को अपनी मार्ग का बाधा समझते हैं। जो भी उनके बड़े हैं, जो उनके माता पिता हैं, अगर वो कुछ उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं तो वो उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए गलत सोचते हैं। ये अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार चलना चाहते हैं। नेक्स्ट है किलपैट्रिक के अनुसार, इस बात में कोई मतभेद नहीं किया जा सकता है कि किशोरावस्था जो है वो जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। देखिए हमने पहले ही कहा है कि यहाँ पर क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। यहीं पे इमोशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ विकसित होते हैं। शारीरिक विकास भी सबसे ज़्यादा तेज़ विकसित होता है। मानसिक विकास भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ यहाँ पर विकसित होता है। सारे जो यहाँ पे विकास के पक्ष हैं उनका जो विकास होता है वो यहीं पे सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। इसी वजह से वो हमेशा उलझनों में पड़े रहते हैं और उसी में क्या सही निर्णय उनके लिए है, क्या गलत है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से किशोरावस्था को जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना गया है। नेक्स्ट है बिग यम हंट के अनुसार,
इन्होंने कहा कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। मीन्स किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। डॉक्टर अर्नेस्ट जून के अनुसार इन्होंने कहा कि शैशवावस्था का दबा हुआ यौन आवेग जो होता है वो बाल्यावस्था में सुप्त रहता है और पुनः किशोरावस्था में जागृत हो जाता है। जो यौन आवेग है वो किशोरावस्था में जागृत रहता है, फिर बाल्यावस्था में जाके थोड़ा सा सुप्त होता है, इनएक्टिव होता है, फिर से किशोरावस्था में वो जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है जर्सील्ड के अनुसार, उन्होंने कहा कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यहाँ पर जो बालक होता है वो परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे किशोरावस्था के कुछ प्रमुख नाम। जैसे किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था को कि यह जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। रॉस ने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है किशोरावस्था को, और स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है ये तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। इसे ही समस्यात्मक उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा समस्याएं हैं वो सब इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा आती हैं। इसे बिकट की अवस्था भी कहा जाता है, या उलझन की उम्र भी किशोरावस्था को ही कहा जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा उलझनें होती हैं वो किशोरावस्था में ज़्यादा रहती है। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो दो चीज़ों में उलझनों में पड़ा रहता है कि क्या उसके लिए सही है, कैरियर भी बनाना है, इमोशंस भी डेवलप हो जाते हैं उस टाइम पे, तो क्या दोनों में बैलेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या वो अपने कैरियर को अचीव करने के लिए सही दिशा उसे मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, ये सारे उसमें क्या होती हैं, उलझने होती हैं। विद्रोही उम्र या विद्रोह की अवस्था, अगर उसे सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है तो इसमें क्या हो जाता है, उसमें विद्रोह की भावना आ जाती है, लड़ाई झगड़े जैसे भावना यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है और मानना की उम्र इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद इसे कल्पना प्रधान उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो किशोर होता है कल्पनाओं में, सपनों में खोया हुआ रहता है। विषम लिंगी प्रेम की उम्र या अवस्था भी इसे ही कहा जाता है। यहाँ पर एक लड़के का एक लड़की के साथ अटैचमेंट होता है और एक लड़की का एक लड़के के साथ अटैचमेंट होने लगता है, इसकी भावना का विकास होने लगता है। तो नेक्स्ट है वीर पूजा की अवस्था। यहाँ पर जो किशोर होता है किसी एक को अपना आइडल मान लेता है और उसी की वो पूजा करता है। जैसे कोई मान लिया कि हाँ गांधी जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने ऐसा किया, हम गांधी जी की तरह बनेंगे या हम भगत सिंह की तरह बनेंगे, तो वो किसी एक व्यक्ति को अपना आइडल मान के वो उन्हीं की पूजा करना शुरू कर देता है। इसी में ये भावना विकसित हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है शारीरिक मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर जो भी शारीरिक मानसिक विकास होना रहता है वो किशोरावस्था में लगभग समाप्त हो जाता है या पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन सबसे तेज होता है। यहाँ पर जो रीजनिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है। व्यक्ति क्या चीज़ें हो सकती हैं उसकी, यहाँ पर जो चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं या जो चीज़ें उसके बाद नहीं दिखाई दे रही हैं, मीन्स जो चीज़ें मूर्त हैं या जो चीज़ें अमूर्त हैं, उन सब के बारे में अच्छे से चिंतन कर पाता है। नेक्स्ट है बुद्धि का विकास सबसे तेज होता है इसी अवस्था में। संवेगों की अधिकता होती है, जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पर भी समलिंगी प्रेम की अवस्था इसीलिए कहा जाता है क्योंकि संवेग इमोशंस का विकास भी इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा तेज होता है। वीर पूजा की भावना भी आ जाती है, किसी एक को आइडल मानकर उसी के जैसे बनने की भावना आ जाती है। समूह भावना उम्र या समूह को महत्व देने लगता है। यहाँ पर जो बालक होता है अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाता है और अपने ग्रुप को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, वो अपने माता पिता को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके जो दोस्त कह रहे हैं वही सही है, जो हमारे घर के माता पिता जो या जो हमारे बड़े कह रहे हैं वो मेरे लिए सही नहीं है।
समूह भावना ये हम आपको पहले ही बता दी है। अपराध प्रवृत्ति में पड़ने की आशंका इसमें ज़्यादा हो जाती है। अगर बालक सही दिशा निर्देश मिल गया उसे, सही रास्ते पे भी जा सकता है, नहीं तो उसके अंदर जो होता है अपराध प्रवृत्ति की भावना भी विकसित हो सकती है। अगर गलत रास्ता मिला हुआ है तो उसे मादक पदार्थ का सेवन भी वहाँ पे करने लग सकता है। आत्मसम्मान की भावना या स्वाभिमान का आत्मगौरव की प्रबल भावना यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि बाहर उसे कोई मम्मी पापा अगर डांट दिए तो उसे लगता है कि इन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, इन्होंने मेरा कुछ सम्मान है, मेरा भी समाज है, उसको ये सारी चीज़ें, स्वाभिमान है मेरा भी कुछ, तो उसको लगता है कि मेरे आत्मसम्मान को इसने ठेस पहुंचा दिया है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है वो। आदर्श प्रधान जीवन या उम्र प्रतियोगिता की भावना होती है कि मैं क्या करूं कि इससे आगे निकल जाऊं। कंपटीशन की भावना इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है अहम की अधिकता। जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं इससे ज़्यादा हूँ, मतलब अपने दोस्त से या किसी से क्या करने लगता है, कंपैरिजन करने लगता है और उसमें अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। अहम की अधिकता आ जाती है जिसे कहते हैं ईगो आ गया है। आर्थिक तंगी। इस अवस्था में क्या होता है कि इतनी उसकी इच्छाएं होती हैं किशोर की कि उन इच्छाओं के पीछे उसकी आर्थिक तंगी, पैसों की हमेशा उसे कमी पड़ जाती है। समायोजन की कमी होती है। वो समाज में जाता है लेकिन सबके साथ समायोजन नहीं कर पाता है, अकोमोडेशन नहीं कर पाता है। कल्पना की अधिकता होती है। वो बैठ के हमेशा सोचता रहता है कि हाँ मैं भी, मेरे पास ये गाड़ी होगी, मेरे पास ये बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, कल्पना करता रहता है। दिवा स्वप्न की बहुलता होती है। वो बैठा रहता है लेकिन हमेशा उसके माइंड में यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि मुझे ये बनना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, मुझे भगत सिंह जैसा बनना है। ये सारी चीज़ें उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने की इच्छा। कुछ भी उसे अगर देख रहा है कि वहाँ पे कुछ अन्याय हो रहा है तो वो तुरंत आवाज़ उठाने की इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है। निर्णय लेने में परेशानी होती है। वो नहीं सोच पाता है कि क्या, किस टाइम पे कैसा डिसीजन लिया जाए, क्या उसके लिए सही हो गया, क्या उसके लिए गलत होगा। व्यवसाय या कैरियर की चिंता। हमेशा उसे टेंशन यही लगी रहती है कि मैं क्या करूं कि सफलता ज़्यादा अच्छे से प्राप्त हो जाए, या कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं। ये सारी चीज़ वहाँ पे डेवलप हो जाती है भावना। घनिष्ठ मित्रता वाली भावना भी आ जाती है। वो दोस्त भी बनाता है और उनके साथ जो होता है इंटीमेट फ्रेंड बनाने लगता है। घनिष्ठ मित्र कि अगर मेरे साथी को कुछ हो गया मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा, अपनी जान भी दे सकता हूँ, अपने पैसे भी खर्च कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें उसकी भावना आ जाती है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना आती है। वो सोचता है कि उसके जो माता पिता हैं उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई पाबंद न लगाएं, उसे स्वतंत्र छोड़ दें। क्या वो सही है क्या गलत है उसे ये ना बताएं, कि जो भी सही गलत है उसे वो खुद पता है, वो अपना निर्णय स्वयं लेगा। ये जैसी भावना उसके मन में डेवलप हो जाती है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास होता है। वो किसी एक भगवान की पूजा करने लगता है या किसी एक धर्म में ज़्यादा विश्वास रखने लगता है। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था में सर्वाधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। यहाँ पर जो समाजीकरण होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यहाँ पर अपना एक समूह बनाते हैं अपनी ही समान आयु के, और उसी समान आयु के जो समूह है उसी में एक्टिव मेंबर बनने की कोशिश करने लगते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति आ जाती है। पूर्व किशोरावस्था में 12 से 14 वर्ष में जैसे लड़ाई झगड़े, मारपीट, कोई भी कुछ बोल दिया तुरंत मार दिए, तुरंत कुछ बोल दिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष है और जो उत्तर किशोरावस्था है
वो 14 से 18 वर्षित है। अगर पूछा जाए कि किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है, तो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है सामान्य में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पूर्व किशोरावस्था में किशोर जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या भावना होती है। वो माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को ज़्यादा पसंद करने लगता है। किशोरावस्था के अंतिम चरण, जिसे उत्तर किशोरावस्था कहते हैं, किशोर अपने सहपाठियों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने जो एल्डर्स हैं, मतलब जो उनके बड़े हैं, वो उनको उतना महत्व नहीं देते हैं जितना वो अपने दोस्त को महत्व देते हैं। किशोरावस्था में फिर से जागृत काम वासना, यहाँ पर क्या होता है कि जो काम वासना बाल्यावस्था में सुप्त हो गई थी वो किशोरावस्था में फिर से जागृत हो जाती है। और मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर विषमलिंगी प्रेम को जन्म होता है। इसको फ्रायड ने कहा है, फ्रायड ने बताया है कि किशोरावस्था में विषमलिंगी प्रेम का जन्म होता है, जैसे एक लड़का का एक लड़की के प्रति और एक लड़की का एक लड़के के प्रति। नेक्स्ट है किशोरावस्था में शिक्षा कैसे होती है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे किशोरों के लिए किस प्रकार की शिक्षा विशेष महत्व रखती है। यौन शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, संवेगों पर नियंत्रण शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि यौन शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी तो जो यौन बीमारियां हैं या फिर यौन अपराध हैं उसको नहीं कम किया जा सकता है, इसीलिए यौन शिक्षा दी जाती है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कि जो भी किशोर होते हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में आगे बढ़ें, तो इस वजह से पूर्ण जो है व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। संवेगों पर नियंत्रण शिक्षा कि जो उनके मन में इमोशंस हैं, इमोशंस जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, उन पर वो कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से संवेगों पर नियंत्रण की शिक्षा भी जरूरी है। तो यहाँ पर आंसर उपरोक्त सभी इसीलिए माना गया है। व्यक्ति विभेदों के अनुरूप शिक्षा कि हर व्यक्ति को जैसे व्यक्ति है उसी के अनुरूप से शिक्षा दी जाए। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में इतने तरह की शिक्षा जरूरी है। किशोरावस्था के सिद्धांत, त्वरित या आकस्मिक सिद्धांत स्टेनले हॉल ने दिया है। उन्होंने कहा कि इस अवस्था में जो विकास होता है वह अचानक या तेजी से होता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास के सिद्धांत को थॉर्नडाइक या हॉलिंगबर्थ ने कहा है। उन्होंने कहा कि विकास जो होता है वो अचानक ना होकर क्रमबद्ध रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे विकास है तो पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरावस्था आएगा, तो अचानक नहीं होता है विकास। विकास जो होता है वो एक क्रम में होता है, थॉर्नडाइक ने कहा। अब देखेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में जो मस्तिष्क का वजन होता है वो लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। हड्डियों की संख्या 206 होती हैं। हृदय की धड़कन जो होती है वो 72 से 80 प्रति मिनट होती है। व्यक्ति के 4 प्रज्ञ दांत, प्रज्ञा दांत का मतलब है विजडम टीथ या बुद्धि के दांत, प्रायः किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में या फिर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्षों में निकलते हैं। या तो किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में या फिर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्षों में विजडम टीथ आ जाते हैं या फिर आने लगते हैं। मांसपेशियों का जो भार होता है शरीर के कुल भार का 45% होता है। जन्म पूर्व शारीरिक विकास, प्री नेटल फिजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पर देखेंगे कि जन्म के पूर्व कैसे शारीरिक विकास होता है। निषेचन से जन्म तक के समय को जन्म पूर्व काल या जन्म पूर्व विकास का काल कहा जाता है। मीन्स फर्टिलाइजेशन से लेकर बिफोर बर्थ के बीच का जो टाइम होता है उसे ही
जन्म पूर्व विकास का काल कहा जाता है। इसकी जो अवधि होती है वो 10 चंद्रमास होती है, या फिर 9 मंथ या 9 कैलेंडर मास होता है, या फिर 40 सप्ताह उसी को कहते हैं। ये सब उसी का नाम है, चाहे 10 चंद्रमास आ जाए एग्जाम में, या फिर 9 कैलेंडर मास या 9 महीने आ जाए, या फिर 40 सप्ताह आ जाए, या तो 280 दिन आ जाए। इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये जो समय होता है इतना होता है। जन्म पूर्व काल को 3 काल खंडों में बांटा गया है। पहला है डिंबावस्था, दूसरा है पिंडावस्था और तीसरा है भ्रूणावस्था। हम देखेंगे यहाँ पर जो विकास होता है जन्म से पहले, उसके ये जो 3 विभाजन है उनको एक एक करके यहाँ पर कवर करेंगे। पहला है डिंबावस्था। डिंबावस्था को इंग्लिश में पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं। जन्म पूर्व विकास का जो पहला काल होता है वो डिंबा काल है। जन्म पूर्व विकास के जो प्रथम 2 सप्ताह की अवस्था होती है उसे डिंबा अवस्था कहते हैं। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद पहला और जो दूसरा सप्ताह होता है उसी को पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं या फिर डिंबावस्था कहते हैं। दूसरा है पिंडावस्था, इसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। जन्म पूर्व विकास का जो दूसरा काल है उसे पिंडावस्था कहते हैं या पिंडा काल कहते हैं। यह अवस्था निषेचन के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर, देखिए वहां पर 2 सप्ताह तक था, और ये जो विकास है वो तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 8वें सप्ताह तक चलता है। यहाँ पर जो विकास होता है वो मस्तकोद्मुखी दिशा में होता है। मस्तकोद्मुख का मतलब है सिफेलोकॉडल, और सिफेलोकॉडल का मतलब है सिर से पैर की तरफ। विकास जो होता है वो पहले सिर से पैर की तरफ विकास होता है। नेक्स्ट है भ्रूणावस्था या पीरियड ऑफ फेटस बोलते हैं। निषेचन के 9वें सप्ताह से लेकर बालक के जन्म काल तक का जो कालखंड होता है उसे ही भ्रूणावस्था या पीरियड ऑफ फेटस भी कहते हैं। 9वें सप्ताह से लेकर जन्म के पहले तक का जो समय होता है उसे ही पीरियड ऑफ फेटस या भ्रूणावस्था कहते हैं। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि पहले में क्या था, फर्टिलाइजेशन से लेकर दूसरे सप्ताह तक, और दूसरे में क्या था, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में, उसमें था तीसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक। और यहाँ पर जो पीरियड ऑफ फेटस है, यहाँ पर क्या अवस्था है इनकी, 9वें सप्ताह से लेकर जन्म के पूर्व तक का जो कालखंड होता है इसे ही भ्रूणावस्था कहते हैं। जन्म पूर्व काल के 3 काल में सर्वाधिक जो बड़ा काल होता है वो पीरियड ऑफ फेटस ही है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।